अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लीची के बाग में पुष्पन अवस्था पर किए जाने वाले आवश्यक कार्य। बैगन की सफल खेती से लिया लाखों का मुनाफा, एक किसान की कहानी। लीची की बागवानी अपने राज्य में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और जैसा कि अभी इसके बागों में फूल आने लगे हैं, इसलिए लीची के बागों से भरपूर फलन लेने के लिए इस अवस्था में कुछ कार्य जैसे कि खाद का प्रयोग, हानिकारक कीटों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो लीची के बागों में इन कार्यों को आप कैसे और कब करेंगे, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की डॉक्टर संगीता कुमारी से। अभी फूल लगने की जो फूल लगने वाले हैं लीची के बगीचे में, तो इस समय किसान भाई ध्यान दे कि इसमें सिंचाई नहीं करे। लीची के बागों से अच्छा फलन लेने के लिए इस समय सिंचाई रोक देनी चाहिए, क्योंकि इस समय लीची के बाग पुष्पन अवस्था पर हैं और इस अवस्था में सिंचाई करने पर वृक्षों से फूल झड़ने लगते हैं। इसलिए इसकी सिंचाई के समय पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सिंचाई तभी प्रारंभ करे जब उसमें लीची का फल बन जाए और फल लौंग के दाने के समान हो जाए, तब उसमें सिंचाई देना शुरू कर दे। और बगीचे को हमेशा बगीचे हमेशा नमी बने रहे तब तक, जब तक कि फल पकने ना लगे। जब फल पकना शुरू हो जाए तब आप सिंचाई बंद कर सकते हैं। जाड़े में है, इस समय जाड़े में सिंचाई करें और गर्मी के समय में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। अक्सर प्रदेश के कई किसान की शिकायत रहती है कि उनके बागों में पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आते हैं या फूल आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बता दें कि इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके प्रमुख कारण क्या है और इसका निदान आप कैसे करें, आइए जानते हैं। ऐसी समस्या होती है कि कई पेड़ों पर फूल नहीं बन रहे, तो ध्यान दें कि इसमें थोड़ी कटाई छटाई की आवश्यकता है। तो जून जुलाई के बाद इसमें कटाई छटाई जो है शुरू कर दे तो नई नई कोपलें आएंगी और उसमें फूल भी बनना शुरू हो जाएगा। और देखेंगे कि जो है इसमें फूल बनने के लिए कई बार प्लानोफिक्स जो है उसका भी दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं, या नहीं तो जिंक सल्फेट है और बोरिक एसिड है, इसका भी छिड़काव करने से इसमें फूल बनने की आशा रहती है। अच्छे फलन के लिए लीची के बागों में वृक्षों की आयु के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्वों की अधिकता और कमी दोनों ही इसके फल उत्पादन में गिरावट लाती है। तो आप लीची के बाग में किन किन पोषक तत्वों को कितनी मात्रा में कब डालें, आइए जानते हैं। लीची के फसल में 3 बार, बरसात के शुरू में, इसके बाद अंत में तथा जनवरी में इस लीची के बगीचे की गुड़ाई तथा कुड़ाई आवश्यक है। गुड़ाई करके उर्वरकों का भी प्रयोग करें। उर्वरकों की मात्रा फल वृक्ष की उम्र के अनुसार इस प्रकार है।
देखा जाता है कि कई बगीचे के जो पत्तियां हैं इसका रंग जो है बगीचे में जिंक की कमी से इसका कांसा सा रंग होने लगता है, कांसा जैसा। तो ऐसी स्थिति में जिंक सल्फेट 4 किलो और 2 किलो जो है बूझा हुआ चूना 500 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करना चाहिए। लीची के बाग में अक्सर कुछ हानिकारक कीट काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें लाल मकड़ी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहकर पत्तियों का रस चूसते हैं और साथ ही जाला बनाते हैं, जिससे फल और फूलों का विकास ठीक ढंग से नहीं होता है। लीची माइट जो एक कीड़ा होता है, तो इसके लिए केराथान नामक दवाई जो है इसका छिड़काव किया जाता है। इसके उपचार हेतु 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके इस दवा का छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, लीची के बाग में यदि आप बताए गए प्रबंधनों को अपनाते हैं तो इनके बागों से अच्छा फलन ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, वैसे तो अपने राज्य में बैगन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान इसकी खेती से अच्छा लाभ भी लेते हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश खोड़ियार से, जो कि कृषि की नई नई तकनीकों को अपनाकर खेती करते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, इन्होंने अभी ग्राफ्टेड बैगन की खेती की है और इससे सामान्य बैगन की खेती की तुलना में बम्पर उत्पादन ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। ये चूंकि ग्राफ्टेड वीएनआर का 212 वैरायटी है, जिसमें जंगली भाटे के ऊपर में कलम विधि से ग्राफ्ट करके इसको हाइब्रिड वैरायटी को ग्राफ्ट किया गया है। और इससे क्या होता है कि जिससे हम हाइब्रिड में प्रोडक्शन 30 से 40 टन तक ले सकते हैं और इसके अंदर में अपन 100 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं आसानी से। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं कि इस ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करने में इनका प्रति एकड़ लागत खर्च कितना हुआ है तथा उपज कितनी मिली है और उन्हें शुद्ध लाभ क्या मिला है। जानते हैं इस बारे में उन्हीं से। फसल हमारी लंबी चलती है और 100 टन का इसमें प्रोडक्शन है। चूँकि ये वैरायटी ग्राफ्टेड विधि से तैयार की हुई है, ये जो हमारा भाटा है ये लगभग अभी तक 68 टन का इसमें प्रोडक्शन मैं ले चुका हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से, और आने वाले समय में उम्मीद है कि 100 टन या 100 के ऊपर जाएगा ये भाटा। लगभग ये अभी 60% तो मान के चलो कि इसमें तोड़ाई हो चुकी है और 40% अभी और बची है तोड़ाई करने की। तो आज की तारीख में जैसे हमारा 8-9 रुपये भाटा इसमें बाजार में जा रहा है, इस हिसाब से हमारा अभी तक 68 टन इसमें हम माल तोड़ चुके हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में लगभग 40 टन हम इसमें से और आसानी से माल तोड़ लेंगे। इस किसान ने अभी तक 68 टन उत्पादन प्राप्त किया है तथा 40 टन उत्पादन मिलने की और संभावना है। इस तरह ग्राफ्टेड बैंगन की फसल से इन्हें कुल उत्पादन 100 टन प्रति एकड़ तक मिल जाएगा। अब यदि इन्होंने बैंगन की उपज को 7,000 रुपए प्रति टन के औसत बाजार भाव से बेचा भी, तो भी इन्हें 100 टन उत्पादन से 7 लाख की आय प्राप्त होगी। अब यदि इनकी कुल आय में से कुल लागत खर्च 1,14,000 को घटा दिया जाए, तो भी इन्हें 5,86,000 का शुद्ध मुनाफा प्रति एकड़ क्षेत्र से प्राप्त होगा। किसान भाइयों, इन्होंने इतनी अच्छी उपज लेने के लिए ग्राफ्टेड बैंगन की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कैसे की, बेड का निर्माण किस तरह से किया एवं मल्च बिछाने से पहले कौन कौन से खाद व उर्वरकों को डाला तथा पौधों की रोपाई किस तरह से की थी, आइए जानते हैं उन्हीं से। कि इसके अंदर में कैसे तैयारी करें, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि खेत की अच्छी जुताई कर लें सबसे पहले, और जुताई करने के बाद में इसमें अपन देख लें कि अपना बड़ा ढेला तो नहीं है मट्टी का,
यदि मट्टी का बड़ा ढेला है तो उसको रोटावेटर के माध्यम से बारीक गुड़ाई कर लें उसकी। उसके बाद में इसमें अपन 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से पचा हुआ गोबर खाद ले लें। उसके बाद में जब हम इसमें बेड बनाएंगे या मादा बनाएंगे, वो रेजर के माध्यम से मोटी और अच्छी मोटी मेड़ बननी चाहिए। और उसके बाद में हम जब इसमें रासायनिक खाद जो 50 किलो DAP, 15 किलो पोटास और 5 किलो न्यूट्रोविन एस, इस प्रकार से तीनों खाद को हम मिला करके इसके बेड के ऊपर में देंगे कूड़ बना करके, और उस कूड़ को पाट देंगे। उसके बाद में हम इसमें ड्रिप पाइपलाइन लगाएंगे। ड्रिप पाइपलाइन लगाने के बाद में उसके बाद में हम इसमें मल्चिंग लगाएंगे। प्लास्टिक झिल्ली जो रहती है, यदि सिल्वर ब्लैक मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, और नहीं मिलती तो वाइट ब्लैक भी चलेगी। इसमें वाइट ब्लैक थोड़ी सी अच्छी होती है, सिल्वर ब्लैक थोड़ा सस्ता पड़ता है और अच्छा भी रहता है। तो हमें एक क्रॉप निकाल के उसको फेंकना रहता है तो हम आसानी से उसको फेंक सकते हैं। और उसके बाद में जब इसमें पौधे की रोपाई करना है, इसके पहले हमें ये देखना है कि जो क्यारी से क्यारी की दूरी है वो हमारी 5.5 फीट की करीबन रहे। और इसमें जो हम पौधा से पौधे की दूरी जो लगाएंगे वो 3 फीट की दूरी रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी। उसके बाद में हम यदि इसमें लगा रहे हैं तो नीचे में हमें ये देखना है कि जो जंगली हिस्सा है भाटे का, वो हिस्सा ही खाली उसमें मट्टी में टच में रहे। ऊपर का हाइब्रिड हिस्सा वो मट्टी में टच नहीं होना चाहिए। ग्राफ्टेड बैंगन की पौध रोपाई के बाद ये फसल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं कि इतनी अधिक उपज मिली, आइए जानते हैं। रोपाई के बाद में है, इसमें यह देखना रहता है विशेष तौर पे कि नीचे का हिस्से में जो जंगली मतलब सूट निकल रही है, उस सूट की समय समय पर तोड़ाई करते रहना चाहिए। और इसमें कोड़े वगैरह का काम तो रहता नहीं है। मल्चिंग में खेती की गई है, मल्च बिछा करके इसमें खेती करी गई है। तो इसमें झाड़ के पास में जो छोटा सा गोल छेद बना करके हम सॉकेट से झाड़ लगाते हैं, जहाँ पे उसी जगह पे खरपतवार उगती है और उसी जगह पे ही उसमें खरपतवार की निंदाई करनी रहती है। तो उसमें निंदाई का खर्च बहुत कम हो जाता है। चूंकि मल्चिंग आज की तारीख में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो टपक पद्धति से हम पानी डालते हैं, उस पानी को भी बचाने का काम करता है। वाष्पीकृत नहीं होगा तो पानी अंदर में बचा रहेगा। और इसमें जो लीचिंग का प्रॉब्लम जो बोलते हैं, खाद जो हमारा ज्यादा लीच हो जाता है, वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा इसमें क्या होता है कि चूंकि इसमें प्रोडक्शन बहुत अधिक है, इसलिए इसको सहारा देना पड़ता है। और सहारा यदि हम नहीं देंगे तो इसमें जो डालियां हैं वो झुक करके जमीन में आ जाएगी और मट्टी लग जाएगी उसमें। तो मट्टी से ना लगे इसलिए हमें इसमें बांस तार लगाना चाहिए। यदि हम डबल बांस लाइन इसमें डाल दें और तार के माध्यम से इसको बीच में बांध दें और आड़ा भी तार से बांध दें, तो हमारा जो भाटे के झाड़ है उसकी जो डालियां वगैरह हैं वो तार पर रहेगी और उसको सुतली के माध्यम से हम आसानी से बांध करके भी ऊपर उठा सकते हैं प्रत्येक डाली को। इसमें जूट सुतली का इस्तेमाल करते हैं। उसके उपरांत जब हमारा पौधा थोड़ा सा बड़ा होना चालू करे तो इसमें हर रोज मतलब इसमें 2 किलो 19-19 के रेशो पे हम इसमें खाद डालेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में जब हमारा फल फूल आना चालू हो जाए उस टाइम पे हमें 4 किलो खाद 19-19 का जो हमारा रेशो है, उस रेशो पे 4 किलो खाद प्रतिदिन के हिसाब से हमें देना चाहिए। उसके बाद में जब इसमें फल फूल लगना चालू हो जाए उस टाइम पे हमें 6 किलो के रेशो पे इसमें खाद प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। तो इसके अंदर में शुरुआत में जो हमें 10 मिनट पहले पानी, सादा पानी चला लेना चाहिए। उसके बाद में हमें जो फर्टिलाइजर डालना, हमारा 2 किलो का रेशो हो, चाहे 4 किलो का रेशो हो, चाहे 6 किलो का रेशो है, उस खाद को चलाना है। उसके बाद में वापस 10 मिनट इसमें सादा पानी चलाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो खाद जो ड्रिप पाइपलाइन में रुका हुआ है वो पूरा साफ हो जाएगा। और ड्रिप पाइपलाइन में सादा पानी जब आसानी से पूरा फ्लो कर जाएगा तो दूसरे टाइम हमें कुछ दवाई या खाद चलाना है तो हम आसानी से उसको चला सकते हैं। और उसके बाद में हम जैसे ठंड में की बात कर रहे हैं तो ठंड में आधा घंटा सफिशिएंट रहता है पानी। और जैसे जैसे गर्मी का दिन बढ़ते जाए या टेम्परेचर बढ़ते जाए तो उस टाइम पे हमें 2 घंटे तक जाना पड़ता है पानी में। पाउडरी हो गया, डाउनी हो गया, इस प्रकार की बीमारियां लगती हैं। फंगिसाइड वगैरह इसमें जैसे है तो वो कभी M45 ले लिए, कभी नेटियो ले लिए, कभी कवच ले लिए, कभी ब्लाइटॉक्स ले लिए। इस प्रकार से उस फंगिसाइड में ग्रुप का भी चेंज करते रहना चाहिए। एक ही फंगिसाइड को भी बार बार इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पे जब हम किसी कीड़े के बारे में कहना चाहें, जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, तो उसके लिए हम उलाला या जयहो इस प्रकार की दवाइयां आ गई हैं बाजार में आजकल, उस दवाइयों को उपयोग कर सकते हैं। थ्रिप्स के लिए स्प्रिंटर, स्पिनोसाइड में हम जा सकते हैं। इस प्रकार की दवाइयां सब आ गई हैं। उसको डोज के अनुसार से ही उसको समय समय पर उसको परिवर्तन करके उसको लेना चाहिए दवाइयों को। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य के जो किसान मसूर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जो कि फसल को काफी हानि पहुंचाते हैं। इसलिए आप कीट और रोगों से फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक सिंह से। किसान भाई, सबसे पहले बात करते हैं जो मसूर की फसल में एक बीमारी खास तौर से देखने में आती है और जो कि आप लोग भी जानते हैं, जो कि उकटा रोग से संबंधित है। इसकी पहचान ये है कि किसान भाइयों जब भी देखें कि हमारी जो फसल खड़ी फसल में लगभग इस समय जो खड़ी फसल है हमारी 70-80 दिन के आसपास खड़ी फसल है और इसके जो लक्षण हैं उकटा रोग के, नीचे से पत्तियां पीलापन लेते हुए ऊपर से फिर सूखना शुरू कर देती हैं और पूरा पौधा ऐसा लगता है कि जैसे कि मुरझा गया है और पूरी तरीके से सूख जाता है। तो किसान भाइयों इस तरीके के अगर कहीं लक्षण दिखते हैं तो किसान भाइयों समझना चाहिए कि हमारी मसूर की फसल में उकटा रोग का प्रकोप हो गया है। इसके लिए किसान भाइयों क्या करें? सबसे पहला काम ये करें कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको किसान भाइयों को चाहिए कि जड़ से उखाड़ करके उसको फेंक दें और दूसरा रोग रोधी प्रजातियों को बोना चाहिए। खास तौर से जो IPL 406 प्रजाति है इसकी बुआई करें। इसमें ये उकटा रोग काफ़ी कम आता है या रोग रोधी प्रजाति है तो रोग रोधी प्रजाति को बोएं। इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि एक जो स्प्रे है मैंगोजेब का एक स्प्रे कर दें जिससे कि जो है वो रोकथाम हो जाए। इसके बाद जो दूसरी बीमारी खासतौर से इसमें देखने में आती है अमूमन कभी कभी, जैसा कि जो मौसम है इस समय, एक बीमारी इसमें आती है कि जिसको बुकनी रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां जो के ऊपर पाउडर सा एक सफ़ेद पाउडर सा दिखाई देता है और जो कि पौधे को धीरे धीरे करके क्लोरोफिल का निर्माण रोक देता है। पौधे को जो भोजन प्राप्त होता है वो लगभग रोक हो जाती है जिससे कि पौधा पूरा धीरे धीरे करके सूख जाता है और हमारी पैदावार भी कम होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी किसान भाइयों को चाहिए कि किसी फफूंदीनाशक जो दवा है उसका स्प्रे कर दें और जिससे कि ये रोग से रोकथाम की जा सके। इसके बाद जो दूसरा जो खास तौर से दिखाई देता है, एक रस्ट के लक्षण भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं जिसको पीला रतुआ के नाम से जाते हैं। मसूर की फसल में लगने वाला दूसरा हानिकारक रोग है रतुआ रोग। इस रोग की वजह से पत्तियों की निचली सतह पर पीले जीवाणु बन जाते हैं। बाद में पत्ती की दोनों सतहों, तने एवं फलियों पर भूरे जीवाणु बन जाते हैं और पूरी पत्ती सूख जाती है। तो कैसे करें इस रोग का नियंत्रण? तो कहीं इस तरीके के लक्षण आते हैं तो किसान भाइयों को कार्बनडाजिम का एक स्प्रे कर दें जिसमें कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे कर दें जिससे कि पीला रतुआ है उसकी भी रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों ये तो 2-3 जो रोग थे मुख्य रूप से आते हैं। इसके बाद आप कीड़े की बात करें, जो हमारी दलहनी फसल है ये मसूर की है, इसमें जो पहले जो समस्या जो कई जगह देखने में आता है कि दीमक की समस्या काफ़ी देखने में आती है। किसान भाइयों, मसूर की फसल में लगने वाले कीटों में से एक है दीमक। ये पौधों की जड़ों को काटता है जिससे पौधा टूटकर नीचे गिर जाता है। इस कीट के चलते किसानों को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? अगर दीमक की कहीं समस्या है तो किसान भाइयों को चाहिए कि जब पानी एक दे रहे हों या तो उस समय ही आप क्लोरोपायरीफास का एक डिब्बा है उसको नाली के सारे मुहाने पर एक छेद करके रख दें जिससे कि बूंद बूंद जो दवा है पानी के माध्यम से खेत में आ जाए और वो फैल करके दीमक को ख़त्म कर दे। तो अगली जो देखते हैं किसान भाइयों, इसमें जो कीट है खास तौर से कभी कभी देखने में आता है कि माहू दिखाई देता, जैसा कि ये आप मौसम देख रहे हैं इस समय, कभी बादल होता है कभी हल्की सी धूप निकलती, तो इस समय खास तौर से माहू की संभावना है कि हो सकता है माहू आ जाए। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहां पर माहू के लक्षण दिखाई देते हैं या कीट ये दिखाई देता है तो आपको मोनोक्रोटोफास दवा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके एक स्प्रे कर दें जिससे कि जो माहू है एफिड है उसको ख़त्म किया जा सकता है और हमारी पैदावार को बढ़ा सके।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के कृषक दिनेश कुमार ने। यह बकरी की जखराना नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जखराना बकरी देश की बहुत ही प्रसिद्ध बकरी है। एक ऐसी बकरी है जो अधिक से अधिक दूध देती है, साथ ही साथ अधिक से अधिक बच्चे देती है। जखराना बकरी को पालने में ज़्यादा बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है। इसका छोटा सा घर बना लेते हैं। अगर घर भी नहीं है तो किसान अपने बरामदे में 4-5 बकरी रख के आराम से पाल सकते हैं। और ये बकरी 1.5 साल में कम से कम 2 बार बच्चे दे देती है। और जब बच्चे पैदा होते हैं तो 1 से 1.5 साल के बाद वो प्रजनन के योग्य हो जाते हैं और साथ साथ दूध भी मिल सकता है। इस तरह से हम बहुत ही अल्प अवधि में यानी 2 साल के अंदर ही इस बकरी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये दिखने में मुख्य रूप से काले रंग की होती है, लेकिन इसके मुंह का थूथन और बाल और कान सफ़ेद होते हैं। ये इसकी मुख्य पहचान है। इस बकरी को जब भी किसान भाई खरीदना चाहें तो या तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से खरीदें या जखराना एरिया में जाकर के वहाँ से खरीदें, तभी शुद्ध नस्ल की बकरी मिल सकती है। ये जो है बकरी सामान्यतः 1 साल में आपको एवरेज 1.5 से 2 लीटर तक दूध दे देती है और अधिकतम दूध उत्पादन इसका 3 से 4 लीटर भी प्रतिदिन के हिसाब से। और 1 साल का बकरा ये 25 किलो तक हो जाता है बहुत ही सामान्य आहार में। अगर हम अच्छा आहार दें, दाने की मात्रा बढ़ा कर दें, तो हमने यहाँ पर 1 साल का बकरा 40 से 50 किलो तक का भी किया है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी आय ले रहे एक किसान की कामयाबी की कहानी। रंगीनी लाख के अच्छे उत्पादन के लिए किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।